हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है मिडिल किंगडम डॉन्स ऑन इंडियाज वेस्ट को आप कनेक्ट कर पाएंगे। GS2 उसमें है IR के सब टॉपिक में बायलिटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, और इसको आप प्रीलिम्स के भी टॉपिक से आप कनेक्ट कर पाएंगे। करेंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, वेस्ट एशिया, सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट, अरब लीग, ओपेक प्लस, G20 एक्सेट्रा। 32nd अरब लीग समिट हुआ है अभी जद्दा में, और ये बहुत तरीके से यूनिक रहा है। 12 इयर्स के बाद ऐसा हुआ है, ये जितने भी 22 अरब स्टेट्स थे वो एक साथ मिले, जिसमें से 17 ऐसे थे जो हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट लेवल पर मिले। समिट जो है उन्होंने एडमिट किया सीरिया, और उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी सुना जो इस समिट में स्पेशल इन्वाइटी थे। इस समिट के बाद जद्दा डिक्लेरेशन हुआ। ये एक तरह का मॉडरेट पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है जो दिखाता है जो रियलिज्म है, जो कंटेम्प्रेरी सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज चल रहा है अरब जो फेस कर रहा है उसके बारे में हाईलाइट इन्होंने किया। प्रो पैलेस्टीनियन एजेंडा, और इस पूरे समिट में लीडर्स जो थे वो अपने आप को रिफ्रेन किए, रोक के रखे, इजराइल का नाम उन्होंने नहीं लिया। इसी तरह से कोई भी ईरान से रिलेटेड इशू को डिस्कस नहीं किया, और बजाय ये सब कहने के उन्होंने कहा कि फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी के भी डोमेस्टिक अफेयर्स में अरब कंट्रीज के, और उन्होंने किसी भी तरह के आर्म्ड ग्रुप या मिलिट्री जो है, मिलिशियाज हैं, उनके सपोर्ट को रिजेक्ट किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि जो भी नॉन अरब इशू रहे, या तो फिर बात यूक्रेन की हो या ऑयल मार्केट की हो। सऊदी एंगल क्या है देखते हैं। सऊदी अरेबिया अभी जो वहाँ के क्राउन होंगे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो अरब वर्ल्ड को लीड करेंगे, और उनके रहने में क्या फोर्सिबल फ्यूचर है। इन सारे मंथ में जो समिट हुई है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सारे स्टेप लिया और बहुत सी बातों को डिक्लटर किया। क्या किंगडम का रीजनल एजेंडा है, और उन्होंने 3 बार समिट किया रियाद में चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ। रिलेशन उन्होंने ईरान के साथ अपना बिल्कुल नॉर्मल कर लिया, जो कि पिछले 45 ईयर से लगातार एक लड़ाई झगड़ा, एक तनाव का माहौल रहा है। जियो रिलीजियस जो उनकी लड़ाई रही है वो कंटिन्यू थी, और वो अब नॉर्मल हो गई है। इसके साथ साथ जो फ्रिक्शन था उनका अपनी प्रॉक्सिमिटी, अपने आसपास की जो कंट्रीज है उनके साथ, जैसे कि यमन है, लेबनान है, सीरिया, इराक है, उनसे भी फ्रिक्शन जो है, उनकी जो तनाव है वो कम हुए। इसके साथ साथ एक होप है कि वो सिविल वॉर जो है यमन में वो खत्म होगा, किंगडम और वियतनाम में भी 2015 से। इसके साथ साथ एक होप है कि जो सिविल वॉर यमन में चल रहा है, वो किंगडम वियतनाम में चल रहा है 2015 से, वो खत्म होगा। दूसरी तरफ अगर टाई देखें यूनाइटेड स्टेट के साथ, तो वो भी अब बेहतर हो गई है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अभी काफी यंग है, और उन्होंने एक मिडिल पाथ अप्रोच लिया है अरब वर्ल्ड लीडरशिप में, और जो कि अभी करेंटली वैक्यूम है। इजिप्ट जो कि अपने आप को प्रिटेंड करता है, दिखाता है कि अरब का लीडर है, और उसकी खुद की इकोनॉमिक स्टेट जो है अभी स्टेबल नहीं है। अरब से किसी भी तरीके का जो फिनेंशियल असिस्टेंस है, और किसी और भी तरीके फिनेंशियल असिस्टेंस है, या जो भी डिमांड कर रहे हैं वो एक फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, वो नहीं मिल रही है। इस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है अरब से। सीरिया और इराक वहीं पर आपस में उनकी जो अंदरूनी कंट्री के जो इंटरनल मैटर है उसी में वो परेशान है, और ईरान का जो इंटरफेरेंसेज है उनकी कंट्री में, उससे अरब ईरान से रिकंसाइल कर लिया, ठीक कर लिया अपना रिलेशन। चाइना से भी मीडिएशन कर लिया बिना किसी यूएस के अमलो दखल के। रियाद अपने आप को एक डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी की तरह वर्ल्ड में उभर रहा है, और सबसे ज्यादा देखने की ये बात है कि सीरियस वाशिंगटन अटेम्प्ट रहा है तेहरान में, उसको भी उन्होंने इग्नोर किया, और न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है या जो भी उनका रैशनेल है तेहरान में, इकोनॉमिक जो सैंक्शंस हैं उस पे क्वेश्चन कर दिया, उसका रैशनेल उसके रजीम पे। डायरेक्ट टाइज जो ईरान के साथ हुई है वो रिड्यूस कर दी। पहले अरब का ईरान से खराब रिश्ता था, और अब बेहतर होने के बाद जो इम्पोर्टेंस थी कतर, इराक, ओमान, पाकिस्तान की एज एन इंटरमीडियरी, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, तो इंटरमीडियरीज के थ्रू ये ईरान से अपने बिजनेस करते थे। लेकिन अब जब ईरान से रिलेशन बेटर हो गया है, तो कतर और इराक, ओमान, पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस कम हो गया है। इसके साथ साथ अरब जो है वो अपने आप को रीएंगेज कर रहा है हमस के साथ, गाजा में रूल कर रहा है, और किंगडम रिप्लेस कर रहा है कतर और ईरान को मेन बेनिफैक्टर अरब वर्ल्ड
में थे और ये हेल्प करेगा डी रेडिकलाइज करने में पैलेस्टीनियन को। किंगडम की जो अपनी एनमिटी थी, जो लड़ाई थी इजराइल के साथ, वो भी हल्के हल्के करके खत्म हो। और जो रियाद का अभी स्टेट है, जल्दी में नहीं है कि वो ज्वाइन कर ले अब्राहम अकॉर्ड, और अब्राहम अकॉर्ड एक तरह की पीस ट्रीटी है इजराइल के साथ। रिसेंट वीक में जद्दा जो है वेन्यू बन गया है पीस टॉक का, जहां पर आपस में जो लड़ रहे ऑपोजिट जो फैक्शंस थे सूडान के, वो मिलेंगे। रियाद को इन सारी चीजों से क्या एडवांटेज मिलेगा? जो भी ऑनगोइंग क्वेश्चन चल रहा है अरब की सुप्रीमेसी में, वहां पे सऊदी अरेबिया को एडवांटेज मिल रहा है अपनी इकोनॉमी को लिफ्ट करने में। इन 2022 वहां की जीडीपी जो है वो ग्रो की है 8.7% और वो रीच कर ली है $1108 बिलियन, और वो यूनाइटेड अरब इमिराती यूएई के बाद है। अरब ऑलरेडी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर हो गया है। सऊदी को ऑयल से जो इनकम हो रही है वो बढ़कर 51% हो गई है और एक वो रिकॉर्ड रीच कर लिया $228 बिलियन का, और वो एक तरीके से बूम हो गया है दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में, ओपेक हो या ओपेक प्लस हो, और जो स्पेशली वेस्ट चार्ज में। अगर ग्लोबल ऑयल मार्केट देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। सिर्फ सऊदी अरामको ऐसा है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, उसके पास इनफ स्पेयर कैपेसिटी ऑयल के लिए। अगर ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल देखें, लगातार उसकी वजह से जो कॉस्ट है इस क्राइसिस के बाद बढ़ती जा रही है, और जो रीजनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, रियाद अपने आप को एक उभरता हुआ फर्स्ट गो टू डेस्टिनेशन सेंटर बन गया है, और किंगडम बहुत तेजी से जो अपने आप को बढ़कर एक पीक पर पहुंच रही है। लेकिन अगर देखें तो अरब वर्ल्ड जो है बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किया। पहला, किंगडम की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसने बहुत सारे जर्क्स देखे, लर्चेस देखे। जब से जमाल खाशोगी एपिसोड हुआ था 2018 जब उनका मर्डर हो गया था, और अगर देखें तो ये ग्रेटर मैच्योरिटी के साइड जा रहा है, कंसिस्टेंसी है, और इसका बेंड अभी इफेक्ट साइड जा रहा है। दूसरा, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए इन लोगों ने, रीजनल रिकंसिलिएशन किया, लेकिन फिर भी जो लॉसेज हैं वो इरिवर्सिबल हैं और अभी भी वो फेस कर रहा है अरब। तीसरा है, किंगडम जो टाई किया यूएई के साथ और कतर के साथ, तो ये एक फ्रिक्शन प्रोन है, फिर इनके मामले आपस में खराब हो सकते हैं और ये फर्दर एग्रेवेट भी हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सऊदी अरेबिया जो है अंदरूनी तौर पे स्टेबल है, लेकिन अब चांसेस है ऐसा है कि जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगर आते हैं नेक्स्ट सऊदी किंग फिर वो एक डिसरप्टिव हो सकता है और वहाँ का जो डेवलपमेंट है फिर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इंडिया का इन सारी चीजों में क्या स्टेक होना चाहिए? इंडिया अच्छे से इंडिया का अरब वर्ल्ड के साथ एक अच्छा रिलेशन है। अगर स्पेशली अगर वेस्ट एशियन रीजन देखें, हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें इंडिया का अरब से बहुत अच्छा रिलेशन है। इसके बावजूद हमें इस बात को समझने की जरूरत है, इसके इम्पोर्टेंस को समझने की जरूरत है। जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है वर्ल्ड में, स्पेशली अरब का, इस जो होने वाले डेवलपमेंट को केयरफुली देखना और हमको हमारी स्ट्रैटेजी को रीअलाइन करना है उनकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, और हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए चलना है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को। इंडिया अरब के साथ एक अच्छा रिलेशन एंजॉय कर तो रहा है, हमारी जो टाइज हैं सऊदी अरेबिया के साथ, और वो बिलो पोटेंशियल है। हमारा पोटेंशियल, हम अपने पूरे पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं और हमको जरूरत है वक्त ब वक्त अपने पीरियोडिक अपग्रेडेशन की। और इस एंड पे अगर देखें तो बहुत सारे बायलैटरल इनिशिएटिव हम कर सकते हैं, उस बात को कंसीडर कर सकते हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इंडिया ने बुलाया था लास्ट ईयर, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन अगर वो नहीं आया तो फिर से उनको इनवाइट करना चाहिए। और अभी उनका जो प्रेजेंस होगा आने वाले G20 समिट जो न्यू दिल्ली में होगा उसमें, तो इस पर्पस को हम फुलफिल अपने बायलैटरल रिलेशन का फायदा उठा सकते हैं उस जगह पर, उस प्लेस पर। इसके बाद अगर सेपरेटली भी अगर हम अरब के साथ अपना बायलैटरल रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल हम बहुत लेवल पे कर सकते हैं और जो पोटेंशियल है एनर्जी का उसका फायदा उठा सकते हैं और एक साथ काम करके अपने रीजन को सिक्योर कर सकते हैं और एक आ सकते हैं हम एक बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इंडिया और सऊदी का जो पार्टनरशिप है सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बायलैटरली, रीजनली, और जो हमारा पार्टिसिपेशन है बहुत सारे प्रोजेक्ट में किंगडम और इसके साथ साथ जो किंगडम का विजन है, एक एम्बिशियस विजन मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 के अंडर जो प्रोजेक्ट है उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड भी है और इससे हमारी कंट्री को काफी बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।